ये वो कहानी है जिसका इतिहास आज भी नजरिए के साथ बदल जाता है। कहानी जर्नैल सिंह भिंडरावाले की। जिसे किसी ने संत माना तो किसी ने आतंकवादी। कहानी जायज और नाजायज के बीच झूलती एक अजीब सियासत की। कहानी स्वर्ण मंदिर की। कहानी लहू के उन धब्बों की जिनके छींटे इतिहास के पन्नों पर आज भी दबे हैं। कहानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ये वो दौर था जब सरहद पार की साजिशों ने पंजाब में आतंकवाद का जहर घोलना शुरू कर दिया था। उधर साजिशें थीं तो इधर भी मोहरों की बिसात पर सियासत खेली जा रही थी। सेना ने गोलियां उग्रवादियों के सीने पर चलाई, लेकिन सीना इस देश का भी छलनी हुआ। और शायद यही वजह है कि हमारा मुल्क आज भी इस ऑपरेशन की कीमत चुका रहा है। 5 जून 1984, वक्त शाम के 7 बजे। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो चुका था। मिशन था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को जर्नैल सिंह भिंडरावाले और उसके समर्थकों से छुड़ाना। मंदिर परिसर के बाहर दोनों ओर से रुक रुक कर गोलियां चल रही थीं। अमृतसर की सूनी सड़कों को चीरती सेना की टुकड़ियां स्वर्ण मंदिर की ओर बढ़ रही थीं। पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा था। सेना को जानकारी थी कि स्वर्ण मंदिर के पास की 17 इमारतों में उग्रवादियों का कब्जा है, इसलिए सबसे पहले स्वर्ण मंदिर के पास होटल टेंपल व्यू और ब्रह्मबूटा अखाड़े पर धावा बोला, जहां छिपे उग्रवादियों ने ज्यादा विरोध किए बिना ही समर्पण कर दिया। रात 10:30 बजे। शुरुआती सफलता के बाद सेना ऑपरेशन ब्लू स्टार के अंतिम चरण के लिए तैयार थी। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल के.एस. बरार ने अपने कमांडोज को उत्तरी दिशा से मंदिर में घुसने के आदेश दिए, लेकिन यहां जो कुछ हुआ उसका अंदाजा बरार को नहीं था। चारों तरफ से कमांडोज पर फायरिंग शुरू हो गई। मिनटों में 20 से ज्यादा जवान शहीद हो गए। जवानों पर अत्याधुनिक हथियारों और हैंड ग्रेनेड से हमला किया जा रहा था। अब तक साफ हो चुका था कि बरार को मिली खुफिया जानकारी पुख्ता नहीं थी। सैकड़ों फौजियों के पैरों में उन्होंने गोली मार के उनको हताहत कर दिया था। लोग जो मरे अंदर। The large number of soldiers were seriously injured और कई लोग तो बिल्कुल अपंग हो गए उसके बाद। सेना की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। हरमिंदर साहब के दूसरी ओर से भी गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन बरार को साफ निर्देश थे कि हरमिंदर साहब की तरफ गोली नहीं चलानी है। नतीजा यह हुआ कि सेना के मंदिर के भीतर घुसने की तमाम कोशिशें बेकार हो गईं और घायलों की गिनती बढ़ने लगी। रात 12:30 बजे।
आधी रात तक सेना मंदिर के अंदर ग्राउंड फ्लोर भी साफ नहीं करा पाई थी। बरार ने अपने 2 कमांडिंग ऑफिसर्स को आदेश दिए कि वो किसी भी तरह मंदिर की पहली मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करें। सेना की कोशिश किसी भी सूरत में अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की थी, जो हरमिंदर साहब के ठीक सामने है। यही भिंडरावाले का ठिकाना था। लेकिन सेना की एक टुकड़ी को छोड़कर कोई भी मंदिर के भीतर घुसने में कामयाब नहीं हो पाया था। अकाल तख्त पर कब्जा जमाने की कोशिश में सेना को एक बार फिर कई जवानों की जान से हाथ धोना पड़ा। सेना की रणनीति बिखरने लगी थी। रात 2 बजे तमाम कोशिशों के बाद यह साफ होने लगा था कि उग्रवादियों की तैयारी जबरदस्त है और वो किसी भी हालत में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सेना अपने कई जवान खो चुकी थी। इसी बीच मेजर जनरल जेएस बरार के कमांडिंग ऑफिसर ने बरार से टैंक की मांग की। बरार ये समझ चुके थे कि इसके बिना कोई चारा भी नहीं है। सुबह होने से पहले ऑपरेशन खत्म करना था, क्योंकि सुबह होने का मतलब था और जाने गंवाना। जो सीओ था वो गार्ड्स का था, उसने कहा कि माय मेन कांट इवन टेक वन स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जब बढ़ते हैं तो उनको गोली लग जाती है। तो उस वक्त थोड़ी जनरल बरार को भी थोड़ी घबराहट आई, आवाज भी उनकी थोड़ी भड़ा गई। 6 जून सुबह 5:10 बरार को सरकार से टैंक इस्तेमाल करने की इजाजत मिली, लेकिन टैंक इस्तेमाल करने का मतलब था मंदिर की सीढ़ियां तोड़ना, इस पवित्र इमारत को नुकसान पहुंचाना। लेकिन फैसला हो चुका था। 5:21 पर सेना ने टैंक से पहला वार किया। उग्रवादियों ने अंदर से एंटी टैंक मोर्टार दागे, यानी उग्रवादी टैंक से हमले के लिए भी तैयार थे। अब सेना ने कवर फायरिंग के साथ टैंकों से हमला शुरू किया। चारों तरफ लाशें बिछ गई। इट वॉज ए बैडली प्लान्ड ऑपरेशन। इस समय परिसर में कौन लोग हैं, उनके पास कितनी तैयारी है, कितने शस्त्र हैं, इसकी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट सरकार के पास नहीं थी। सुबह 7:30 बजे सूरज की रोशनी ने उजाला फैला दिया था। अब तक अकाल तख्त सेना के कब्जे से दूर था। जान माल का नुकसान बढ़ता जा रहा था। इसी बीच अकाल तख्त में जोरदार धमाका हुआ। सेना को लगा कि यह धमाका जानबूझकर किया गया है, ताकि धुएं में छिपकर भिंडरावाले और उसका मिलिट्री मास्टरमाइंड शाहबेग सिंह भाग सकें। सिखों की आस्था के केंद्र अकाल तख्त को जबरदस्त नुकसान हुआ। सुबह 11 बजे अचानक बड़ी संख्या में उग्रवादी अकाल तख्त से बाहर निकले और दरवाजे की तरफ भागने लगे, लेकिन सेना ने उन्हें मार गिराया। उसी वक्त करीब 200 लोगों ने सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन अब तक भिंडरावाले और शाहबेग सिंह के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। भिंडरावाले के कुछ समर्थक सेना को अकाल तख्त के भीतर ले गए, जहां 40 समर्थकों की लाशों के बीच भिंडरावाले, शाहबेग सिंह और अमरीक सिंह की लाशें पड़ी थी। 6 जून की शाम होते होते भिंडरवाले और उसके सभी सहयोगी मारे जा चुके थे। इस ऑपरेशन की सेना को भी भारी कीमत चुकानी पड़ी, लेकिन इस सबसे ज्यादा मुकद्दस अकाल तख्त को भी नुकसान पहुंचा था। ये सारा नुकसान तो हमारी नजरों के सामने था, हमें नजर आ रहा था, लेकिन जो हमें दिखाई नहीं दे रहा था वो ये कि किस तरह से ये ऑपरेशन हमेशा हमेशा के लिए पंजाब के इतिहास को बदल कर रख देगा। स्वर्ण मंदिर के बाद मंदिर परिसर के बाहर बिल्डिंगों को खाली करवाने में सेना को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। सेना के मुताबिक मंदिर के बाहर के ऑपरेशन में अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल और गुरचरण सिंह तोहरा ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि अकाली नेता सेना के इस बयान को झूठा करार देते हैं, लेकिन इस ऑपरेशन में कई आम लोगों की भी जानें गई। बाद में खुद सेना ने माना कि इस ऑपरेशन में 30 औरतें और 5 बच्चे भी मारे गए। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इससे कहीं ज्यादा हैं। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 492 जाने गए। सेना के जवानों समेत 334 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने हिंदुस्तान के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
इस ऑपरेशन के 3 महीने बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उनका कत्ल कर दिया, जिसके बाद हुए दंगे आजाद हिंदुस्तान के चेहरे पर आज भी एक बदनुमा दाग है। इसके कई सालों बाद तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा। हालांकि ये सारे जख्म आज भर चुके हैं, लेकिन टीस आज भी बाकी है। 31 अक्टूबर 1984 अपने घर से निकल रही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर उनके सुरक्षा गार्डों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने गोलियों की बौछार कर दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार से पैदा हुई सांप्रदायिकता और कट्टरपंथ ने प्रधानमंत्री की जान ले ली। इंदिरा की हत्या के बाद शुरू हुए दंगों ने करीब 30,000 लोगों की जानें ले ली। इनमें से ज्यादातर सिख थे। इसमें कोई शक नहीं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार ने सिखों को बुरी तरह से आहत किया, लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ चारों तरफ जंगल की आग की तरह फैल रही अफवाहों से। यहां तक कि खुद फौज भी इससे दूर नहीं रही। बिहार के रामगढ़ में सिख रेजिमेंट के जवानों ने पूरे कैंटोनमेंट पर कब्जा कर लिया और आर्मी की गाड़ियों में सवार होकर अमृतसर की तरफ निकल पड़े। सैन्य विद्रोह के अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार के 3 दिनों के भीतर ही पंजाब में 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पंजाबी समाज का ताना बाना तोड़ कर रख दिया था। जो बचा था वो इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद फैले दंगों ने पूरा कर दिया। जानकारों के मुताबिक अविश्वास का ऐसा माहौल किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बाहरी ताकतों ने इस माहौल का पूरा फायदा उठाया। पंजाब में अलगाववाद और आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच गया, जिसने अगले 4 सालों में कई बेगुनाहों की जान ली। दमन में बहुत से बेकसूर जवान बच्चे गायब हो गए, मारे गए, क्योंकि एक वक्त ऐसा आ गया था कि खुली छूट मिल गई थी केपीएस गिल को कि तुम्हें ये ख़त्म करना है, जो मर्जी करो। उसमें इन्होंने बहुत सी जातियाँ भी हुई। पंजाब इतिहास को पीछे छोड़ आगे बढ़ चुका है, उस इतिहास को जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार ने हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 24 घंटे से ज्यादा चला ऑपरेशन और करीब 500 लोगों की मौत। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिखों के तीरथ पर कभी ना मिटने वाला एक निशान छोड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ऑपरेशन ब्लू स्टार जरूरी था? आखिर क्यों इंदिरा गांधी ने हरमिंदर साहब पर सैन्य कार्रवाई के लिए हामी भरी? आखिर क्यों? इस कहानी की बुनियाद जुड़ी है 1947 के बंटवारे से। हिंदुओं को हिंदुस्तान मिला और मुस्लिमों को पाकिस्तान। यहीं से देश में 2% सिख आबादी कट्टरपंथ की विचारधारा की ओर बढ़ चली। सिखों के सबसे बड़े तीर्थ स्वर्ण मंदिर समेत सभी गुरुद्वारों का प्रबंधन शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के अधीन आ चुका था और एसजीपीसी का पॉलिटिकल विंग अकाली दल सिख अस्मिता की लड़ाई शुरू कर चुका था। मांगे भी कोई ऐसी नहीं थी कि जिनके लिए कोई बड़ी पेचीदगी पैदा होती हो। उनकी यही मांग थी कि राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने चाहिए और पानी का जो बंटवारा है पंजाब में वो रिपेरियन लॉ के अनुसार होना चाहिए। चंडीगढ़ पंजाब को मिलना चाहिए। ऐसी कुछ मांगों को लेकर अकाली नेता दिल्ली आया करते थे। इस बीच अमृतसर से कुछ दूर दमदमी टकसाल में 7 साल के एक लड़के ने सिख धर्म की पढ़ाई शुरू की। नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। कुछ ही वर्षों में भिंडरावाले की धर्म के प्रति कट्टर आस्था ने उसे टकसाल के गुरुओं का प्रिय बना दिया। जब टकसाल के प्रमुख की मौत हुई तो उन्होंने अपने बेटे की जगह भिंडरावाले को टकसाल की गद्दी सौंप दी। आज भी टकसाल में भिंडरावाले को शहीद का दर्जा दिया जाता है। उन्नीस सौ 66 में केंद्र सरकार ने हिमाचल और हरियाणा को निकालकर सिख बाहुल्य अलग पंजाब की मांग मान ली। लेकिन सिख राजनीति पर पकड़ बनाने के लिए अकालियों ने चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाने
और पंजाब की नदियों पर हरियाणा और राजस्थान के अधिकार को खत्म करने की मांग शुरू कर दी। कई जानकार मानते हैं कि ऐसे वक्त में इंदिरा गांधी को जरूरत थी ऐसे नेता की जो अकालियों की राजनीति खत्म कर सके। सियासत के गलियारों में यह कयास भी लगे कि कांग्रेस ने इसी काम के लिए भिंडरावाले का सहारा लिया। तीसरा ग्रुप ज्ञानी जी ने खड़ा किया था भिंडरावाले को इनसे टक्कर लेने के लिए। एसजीपीसी के इलेक्शन में चैलेंज किया था, उसमें बुरी तरह हार गए थे भिंडरावाले, और हारने के बाद वो इतने मायूस हो गए थे, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, मैंने बहुत गलती की, मैं वापस जा रहा हूँ अपने प्रचार में। उनको ज़बरदस्ती फिर से मना मनु की वापस लाया गया, वरना तो छोड़ के जा रहे थे कि नहीं मेरे बस की नहीं है इनसे टक्कर दे। भिंडरावाले ने निरंकारियों की खिलाफत के साथ कट्टरपंथियों की राजनीति शुरू की। 1978 में अमृतसर में निरंकारियों के सम्मेलन के दौरान निरंकारियों और भिंडरावाले समर्थकों के बीच जानलेवा झगड़ा हुआ, जिसमें भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए। इस एक घटना ने भिंडरावाले को जैसे हिंसा का लाइसेंस दे दिया। 3 हाई प्रोफाइल हत्याओं के आरोप भिंडरावाले पर लगे, लेकिन कांग्रेस के राज में ये आरोप कभी साबित नहीं हो पाए। अथवाल वो बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर था, ही वॉज शॉट डेड, वो सीढ़ियों के ऊपर मार दिया था, वो शुरू में हुआ था। उसकी लाश 4 घंटे तक वहाँ पड़ी रही और किसी ने उसकी लाश नहीं उठाई थी। और बाद में फिर अंदर फ़ोन गया भिंडरावाले के पास, उससे पुलिस के ऑफिसर ने कहा कि प्लीज़ हमें इजाज़त दे दीजिए कि हम ये बॉडी उठा लें वहाँ से। तो ये ऐसी हालत क्यों बनाने दी गई, इतना उसको क्यों इतना ताकत दी गई? पंजाब अब राजनीतिक हत्याओं का अखाड़ा बन चुका था। सरेआम लोगों को बस से निकालकर कत्ल किए जाने की खबरें आने लगी। ग्रामीण सिख भिंडरावाले से जुड़ने लगे। भिंडरावाले को यह गुमान होने लगा कि वो सिख हितों का अकेला रखवाला बन चुका है। भिंडरावाले की लोकप्रियता आसमान छूने लगी। इस वक्त तक भी इंदिरा गांधी सरकार ने भिंडरावाले को रोकने की कोई कोशिश नहीं की और न ही पंजाब में शांति के लिए अकालियों से कोई समझौता किया। अपने अभियान के दौरान एक बार वो दिल्ली आया तो 3-4 ट्रक में लोग अपनी बंदूकें लेके ऊपर खड़े थे और उसमें बैठा हुआ था, और दिल्ली की सड़कों पे उसे किसी ने नहीं पकड़ा। भिंडरावाले की चाहत अब बढ़ चुकी थी। उसे चाहिए थी और ज्यादा भक्ति और ज्यादा शक्ति, जिसका फायदा उठाया सरहद पार की ताकतों ने, जिन्हें हिंदुस्तान में आतंकवाद का जहर घोलने के लिए अब नया रास्ता दिख चुका था। 1982 में भिंडरावाले ने अचानक अपने हेडक्वार्टर स्वर्ण मंदिर के अंदर अकाल तख्त में बनाने की कवायद शुरू कर दी। उसे डर था कि अब सरकार उस पर एक्शन ले सकती है, लेकिन उसे लग रहा था कि सेना मंदिर के भीतर घुसने की हिम्मत नहीं करेगी। सरकार को यह खबर मिल चुकी थी कि भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर को किले में तब्दील करना शुरू कर दिया है और मंदिर के अंदर हथियारों का बड़ा जखीरा आ चुका है। अब यह तय हो चुका था कि सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ पर आर्मी एक्शन होगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का स्वरूप इतना भयानक होगा। स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, हालात वैसे बनाते चली गई गवर्नमेंट, और फिर जो वहाँ हुआ वो सबको पता है। फिर ऐसे वक्त में हमला करना, गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरुपुरब था, लाखों लोग वहाँ पे मौजूद थे। उस वक्त मैं समझता हूँ कि ऐसा काम करना ये बिल्कुल गवारा नहीं था, गलत था। नाजायज़ लोग मारे गए, आर्मी को आप यूज़ किया, आपने मेन टैंक्स आपने यूज़ किए। ये कोई पाकिस्तान के खिलाफ जंग चल रही थी। सेना के मुताबिक आखिरी वक्त तक भिंडरावाले को आत्मसमर्पण का मौका दिया गया, लेकिन भिंडरावाले ने अपना रास्ता चुन लिया था। वो अपने लोगों के बीच शहीद का दर्जा हासिल करना चाहता था।